नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक बार आपके समक्ष आपके फायदे की जानकारी लेकर तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो विषय है वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए हुए है। यह भी देश में एक ज्वलंत मुद्दा है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम नए कृषि बिल 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए नजर डालते हैं कि ये बिल है क्या, इनमें क्या प्रावधान है और किन प्रावधानों के कारण इन बिलों का विरोध हो रहा है। तो कृषि बिल 2020 सरकार द्वारा सितंबर 2020 में पारित हुए थे। इस बिल में 3 अधिनियम हैं। आइए पहले इन अधिनियमों पर नजर डाल लेते हैं कि इन अधिनियमों के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं। तो जो पहला अधिनियम है वो है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम। इसमें किसान और व्यापारी राज्यों में मौजूद कृषि उत्पाद बाजार समिति के बाहर कहीं भी बेच सकते हैं। यानी किसान अब अपनी फसल कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है। किसानों की परिवहन लागत को कम करने के लिए इसमें ई ट्रेडिंग का तंत्र भी विकसित किया जाएगा। अब जो दूसरा अधिनियम है वो है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता। इसमें जो किसान है वो कृषि कारोबार करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों, संगठित और खुदरा विक्रेताओं से सीधे जुड़ सकते हैं। कृषि उत्पादों के दाम पहले से ही तय करके बड़े बड़े कारोबारियों से किसानों के करार कराए जाएंगे। ऐसे किसान जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन है उन्हें अनुबंधित कृषि के तहत लाभ दिलाया जाएगा। अब जो तीसरा अधिनियम है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। इसमें अनाज, तिलहन, आलू, प्याज जैसी आवश्यक वस्तुएं, इन्हें आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया जाएगा। यानी इन सब चीज़ों को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटा दिया जाएगा और इनके भंडारण की सीमा तय नहीं होगी। सिर्फ युद्ध जैसी स्थिति को छोड़ दे तो इन चीज़ों का भंडारण देश में असीमित होगा। यानी किसी भी सीमा तक इनका भंडारण किया जा सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं इन बिलों के फायदे। क्या सोचकर सरकार ने इन बिलों को लाया था। कृषि बिलों के तहत जो फायदे होंगे आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। तो जो पहले अधिनियम के तहत फायदे बताए जा रहे हैं वो ये हैं कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून के तहत किसान अपनी फसल कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है। पहले किसान अपने ही राज्य की एपीएमसी मंडियों में फसल बेच सकता था, लेकिन इस कानून के बाद किसान अपनी फसल अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकता, यानी अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में भी। तो इस कानून का दूसरा फायदा जो है वो किसानों को ये होगा कि किसान ई ट्रेडिंग के द्वारा अपनी परिवहन लागत को कम कर सकता है। ई ट्रेडिंग भले ही उनके लिए नई चीज हो सकती है, लेकिन वो पहले जो है अपनी फसल सीधे मंडियों में जाकर बेचते थे या फिर बिचौलियों द्वारा, और इन दोनों में उन्हें कुछ ना कुछ नुकसान तो उठाना ही पड़ता था। लेकिन अगर वो ई ट्रेडिंग को अपना लेते हैं या इसके आदी हो जाते हैं तो ये इनकी फसलों को मंडी तक ले जाने के लिए लगने वाले व्यय को बचा सकता है और उनका बहुत फायदा करा सकता है। और इनमें जो दूसरा अधिनियम है उसके तहत फायदे ये बताए जा रहे हैं कि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और समझौता अधिनियम के तहत किसानों को सीधे बड़ी बड़ी कारोबारी कंपनियों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, थोक और संगठित खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों से जोड़ा जाएगा। और यह कानून किसानों को अनुबंध के तहत कृषि करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा। इससे किसानों को फसलों के पहले से ही निश्चित दाम तो मिलेंगे ही, साथ ही बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई आधुनिक तकनीकों और उपकरणों का प्रयोग कर वो और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अब जो तीसरे अधिनियम के फायदे हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि दाल, अनाज और सब्जियां जैसी जो आवश्यक चीज़ें हैं इनकी भंडारण की सीमा हटा दी गई है। इससे कोल्ड स्टोरेज की क्षमता भी बढ़ेगी। नहीं, आप समझ सकते हैं कि जब चीज़ों के भंडारण की क्षमता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि कोल्ड स्टोरेज की क्षमता को भी हमें बढ़ाना हो। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो कृषि उत्पाद है उनके खराब होने का मौका बहुत कम होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं नए कृषि बिलों के तहत जो शंकाएं जाहिर की जा रही हैं। तो जो पहले अधिनियम के तहत शंकाएं जाहिर की जा रही हैं वो ये हैं कि किसान अगर सरकारी मंडियों के बाहर उत्पाद बेचते हैं तो राज्यों को उन मंडियों से होने वाले राजस्व का नुकसान होगा, और जो कमीशन एजेंट वहाँ काम करते थे उनका भी रोजगार ठप हो जाएगा। यदि सरकारी मंडियों तक फसल पहुँचेगी ही नहीं तो एपीएमसी प्रणाली भी खत्म हो जाएगी और तमाम उन लोगों का रोजगार छिन जाएगा जो इन मंडियों से रोजगार प्राप्त करते थे। अब जो दूसरे अधिनियम के तहत शंका जताई जा रही है वो ये है कि अगर अनुबंधित कृषि में आप देखें तो जब अनुबंध होते भी हैं तो वो हमेशा बड़ी बड़ी कंपनियों के पक्ष में होते हैं, और ये सच्चाई है। किसान कमजोर पक्ष होने के कारण इनका विरोध भी नहीं कर सकते।
और इसमें शंका ये जताई जा रही है कि कृषि भी पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चली जाएगी। और जो तीसरे अधिनियम के तहत शंका जताई जा रही है वो है भंडारण की सीमा को खत्म होने से चीजों की जमाखोरी बढ़ जाएगी। आप समझ सकते हैं कि जब भंडारण की सीमा हटा दी गई है तो कोई भी चीजों को जमा करके आसानी से उनकी कालाबाजारी कर सकता है। इससे आवश्यक वस्तुओं की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि वे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। तो ये थे कृषि बिल और इनके फायदे और इनमें क्या शंका है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।